गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है कि सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसको किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से उसकी रचना करते हैं, कैसे अगर जिगजैग या जंपर वर्ड लिखे होते हैं तो उनको हम सही तरीके से अरेंज करते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। और ये हमारा जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स हु आर नाउ इन 10th क्लास, जो कि 10th क्लास में है, और उन सभी के लिए जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा गया है सेंटेंस फॉर्मेशन। अब इसमें जो वर्ड पहला वो हमारा सेंटेंस होता क्या है, तो आप सभी लोगों ने ये 3 शब्द जरूर सुने होंगे। पहला हमारा है सेंटेंस, जो पहला वर्ड है सेंटेंस, दूसरा है क्लॉज, तीसरा हमारे पास है फ्रेज। अब इसको हम और बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों है क्या। सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में इसको वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, जो इसकी डिफिनेशन है वो ये है कि ढेर सारे शब्द लिखे हों, वर्ड्स लिखे हों, और अगर उनसे हमें एक मीनिंग स्पष्ट हो रही है, वो जितने भी वर्ड हैं अगर उनको एक साथ लिख दिया जाए एक अरेंजेबल से, तो उनका एक मीनिंगफुल फॉर्म बन जाए, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू गिव a particular understanding is called सेंटेंस। उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अभी डिफिनेशन इसमें लिखा गया है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू गिव अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, कि शब्दों का अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट मतलब उनको व्यवस्थित किया गया हो, अरेंज किया गया हो, ताकि उनसे एक पर्टिकुलर कोई एक निश्चित उनकी अंडरस्टैंडिंग मतलब एक समझ में आने वाली कोई मीनिंग हो, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये जो पहला हमारा डिफिनेशन है इसके रिलेटेड। तो जो हमारा एक एग्जांपल ये है, आवर कंट्री इज badly suffering, our country is badly suffering from कोरोना वायरस। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। अब फिलहाल जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता ये सेंटेंस है क्या है, तो हम एक बार इसको एग्जामिन करते हैं क्या ये वाकई में कोई सेंटेंस लिखा गया है। अगर ये सेंटेंस लिखा गया है तो क्या ये सही सेंटेंस है या नहीं, ये कुछ गलतियां हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है कि आवर कंट्री मतलब हमारा देश इज बैडली सफरिंग, बहुत ही बुरी तरह से सफर कर रहा है, पीड़ित है, फ्रॉम कोरोना वायरस से, जो कि इस समय एक पेंडेमिक के रूप में हमारे देश के ऊपर आई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास शब्दों का जो अरेंजमेंट है, इससे हमारे पास एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। वो अर्थ क्या है कि यहाँ पे कोरोना वायरस की बात हो रही है, उससे पीड़ित कौन है, जो हमारा देश है वो पीड़ित है। तो एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होने के कारण जो ये शब्दों का समूह है, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब दूसरा पार्ट हमारा है क्लॉज क्या होता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसको हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य कहते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं उपवाक्य होते क्या हैं। मान लीजिए कि कुछ शब्द लिखे गए हों, वो उनमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, प्रेडिकेट का एक हिस्सा हो, तो वो सेंटेंस भी कहलाएगा। और एक कंडीशन ऐसा भी है कि उसमें वो क्लॉज भी कहलाएगा, उपवाक्य भी कहलाएगा।
तो गोवा की कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा शब्दों का अरेंजमेंट है, वर्ड्स का अरेंजमेंट है, जिसमें कम से कम मिनिमम एक फाइनाइट वर्ड हो, उसको हम कहते हैं क्लॉज। अब क्लॉज क्या है? a group of words, in which there is a finite word is called a clause। शब्दों का वह समूह इन विच जिसमें एक फाइनाइट वर्ड हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। फाइनाइट वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट के बदलने पर, उसके पर्सन के बदलने पर या टेंस के बदल जाने पर वो वर्ड क्या हो जाए? बदल जाए, उनका जो रूप है वो बदल जाए, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ड। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं क्लॉज। एक छोटा सा एग्जांपल हम लिखते हैं, ही इज अ डिलीजेंट बॉय। वह एक मेहनती लड़का है। ही इज अ डिलीजेंट बॉय। अब यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं, शब्दों का कुछ समूह लिखा हमने यहाँ पे छोटा सा, उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो सेंटेंस है, क्लॉज है या फ्रेज है, जो कि आने वाला टॉपिक है। तो ही इज ए डिलीजेंट बॉय, वह एक परिश्रमी बच्चा है, लड़का है। तो इससे भी एक मीनिंगफुल हमें एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। अब रही दूसरी बात, क्या ये क्लॉज है या नहीं है? तो जो डिफिनेशन हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं कि ये वाकई में क्लॉज है या नहीं है। हमने इस यहाँ पे लिखा है कि शब्दों का समूह तो होगा, उसमें एक फाइनाइट वर्ड होगी। अब इस सेंटेंस में जो लिखा गया है ये हमारा क्या? एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या? प्रेडिकेट का पोर्शन है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है, जो कि टेंस के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करते हैं, पास्ट टेंस में भी इसका यूज नहीं करेंगे, इसके स्थान पर वॉज हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा ये वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, इसलिए जो हमने ये सेंटेंस लिखा है ये हमारा सेंटेंस भी एक छोटा सा क्लॉज है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेज। हम फ्रेज जानने की कोशिश करते हैं। अगले टॉपिक में फ्रेज होता क्या है? फ्रेज होता है हमारा ये वाक्यांश। वाक्यांश होता है। अब वाक्यांश क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका अकेले में कोई वजूद ना हो, उसका कोई प्रेजेंस ना हो, उसकी कोई मीनिंग ना हो, तो ऐसे ग्रुप को, शब्दों के ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जिसकी डिफिनेशन हम छोटी सी लिख लेते हैं। तो हम फ्रेज की डिफिनेशन लिखते हैं कि फ्रेज क्या है? ये भी एक शब्दों का समूह है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या शब्दों का एक समूह है, दैट हैज नो मीनिंग, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो शब्दों का वह समूह जिससे कोई भी अर्थ स्पष्ट ना हो कि आखिर क्या बात है, क्या चीज जो स्पीकर है वो कहना चाहता है, ये स्पष्ट ना हो, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम कहते हैं फ्रेज। आपके सामने एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे एट द कॉर्नर, अंडर द ट्री, ऑन द बेंच। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो हमने यहाँ पे 3 ग्रुप्स लिखे हैं और इन तीनों ग्रुप्स में हमने कुछ वर्ड का यूज किया है। अब अगर हर ग्रुप को हम सेपरेटली कंसीडर करें, इनको देखें, तो जो यहाँ से हमें ये मीनिंग स्पष्ट होगा वो ये है कि इनका खुद से कोई वजूद नहीं है, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस से फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनका मीनिंगफुल सेंटेंस तभी बनेगा जब इनके पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब लगाएंगे। तो अभी में एट द कॉर्नर मतलब क्या है? कॉर्नर मतलब कोना होता है, एट प्रीपोजिशन है, द क्या आर्टिकल हमारा है। तो कोई भी अर्थ यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है। वही केस यहाँ भी है अंडर द ट्री, ना तो वर्ब इस ग्रुप में है और ना ही वर्ब इस ग्रुप में है। तो शब्दों का वह समूह जिसमें ना तो सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट वाला रूल हो और ना ही कोई मीनिंग स्पष्ट हो, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं फ्रेज वाक्यांश।
और शब्दों का वह ग्रुप जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो उसको हम कहते हैं क्लॉज, और शब्दों का वह ग्रुप जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो या एक से ज्यादा हो और मीनिंगफुल सेंटेंस ग्रुप फॉर्म करे उसको हम कहते हैं सेंटेंस वाक्य। तो उम्मीद है आप सभी को जो ये तीनों टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम मूव करते हैं जो हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन, कि कोई भी वाक्य को फॉर्म हम कैसे करते हैं, किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बनाते हैं, जंबल वर्ड दिए होते हैं उसको हम रीअरेंज करके एक नया सेंटेंस मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे वो आप इसके बाद देखिएगा। इसको हम इरेज करते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है तो उस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो उस सेंटेंस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द बाइक, एक व्यक्ति बाइक पर बैठा है। अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द बाइक। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारा एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद जो अदर वर्ड्स होंगे दूसरे शब्द होंगे। अब इस दूसरे शब्द में क्या हो सकता है, या तो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करता है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो हमने एक सेंटेंस लिखा पर्सन इज सिटिंग ऑन द बाइक, एक व्यक्ति बाइक पर बैठा है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता है, जिसके द्वारा कार्य होता हो, जिसके विषय में बात की जा रही हो वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट है। तो पूरे सेंटेंस में किसके विषय में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर मिलेगा वो है एक पर्सन के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में। तो जो हमारा कर्ता है, जो बैठने का कार्य कर रहा है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। तो सब्जेक्ट ये हमारा टोटल ये आर्टिकल प्लस ये जो हेड वर्ड है वो मिला के हमारा सब्जेक्ट का पोर्शन क्रिएट करेंगे। फिर इसके जस्ट बाद हमें क्या मिलेगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, इसके हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग क्या हमारा मेन वर्ब है। तो ये दोनों जो पार्ट है वो हमारा हो गया वर्ब। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें वर्ब मिल गया। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमें क्या मिलेगा, अदर वर्ड मिलेंगे, दूसरे शब्द मिलेंगे। वो दूसरे शब्द ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। दूसरे शब्द क्या है, ऑन द बाइक, बाइक पर। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो अदर वर्ड है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। तो दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो केवल तीन ही केसेस पॉसिबल होती हैं। चाहे सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस का, चाहे ऑब्जेक्ट हो, इसमें तीन चीजें पॉसिबल हैं। वो क्या है कि जो भी शब्द हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। ये तो पहला केस है। अगर नाउन ना हुआ तो दूसरा जो हमारा पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि ये हमारा क्या होगा, नॉन फाइनाइट होगा। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, वर्ब होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या हमारा प्रोनाउन हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन, अगर सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन वर्ड लिखा गया है, कोई ऐसा शब्द जो कि नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हो सकता है। या प्रोनाउन हम लिखते हैं तो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। या कोई नॉन फाइनाइट वर्ब हम लिखते हैं तो भी हमारा क्या, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इन तीनों के विषय में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये तीनों होते क्या हैं। तो जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने की किसी शब्द की, किसी वर्ड की, वो हमारा क्या, नाउन है। आप नाउन को अर्लियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक एलकेजी नहीं यार, क्लास फर्स्ट या सेकंड से ही पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में। एंड यू ऑल नो डेफिनेशन ऑफ द नाउन वेरी वेल। आप सभी को इसकी डेफिनेशन पता होगी कि नाउन क्या है। एक छोटा सा बच्चे बता देगा क्या है, इसे नेमिंग वर्ड। ये क्या है, नेमिंग वर्ड। तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पर्सन है, जितने भी एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी चीजें हैं, अगर उसका कोई पर्टिकुलर नाम है तो हमारा किस कैटेगरी में आएगा बच्चों,
उसको हम कहेंगे नाउन। तो इट इज ए नेमिंग वर्ड। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों के विषय में चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये होते क्या है, कहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारा पहली पॉसिबिलिटी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने की नाउन, उसके बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो हमारा है नाउन। अब नाउन होता है क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है हमारा कि इट इज अ नेमिंग वर्ड। आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब ये तो हमने लिख दिया कि नेमिंग वर्ड। एग्जांपल लिख दे हम, जैसे टेबल हो गया, रोहन हो गया, यूनिवर्स हो गया, एटीसी। तो ये तीन हमने एग्जांपल लिखे हैं। इनफाइनाइट एग्जांपल से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, केवल आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा गया है। तो नाउन डिफिनेशन हमने लिखा कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब इसको डिवाइड किया गया मेनली 5 पार्ट्स में। इट इज डिवाइडेड मेनली into 5 parts। अब इसको 5 भागों में बांटा गया है। अब ये 5 पार्ट, इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो पांचों पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है नाउन का, वो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा क्या है, कॉमन नाउन। तीसरा हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। पांचवा हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर डिटेल में पांचों के नहीं जाना है, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो जो हमारा पहला पार्ट है नाउन का, जो जिन पार्टों में नाउन को बांटा गया है, उसमें से जो पहला पार्ट हमारा प्रॉपर नाउन है। अब आप लोग को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी पृथ्वी पर, हमारे देश में, हमारे राज्य में, जहाँ कहीं भी रहते हो, कोई भी चीज जिसका जन्म हुआ हो, कोई भी चीज, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई नेचर से संबंधित कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे यूनिवर्सल बॉडीज हो, अगर उसका जन्म हुआ तो जैसे जन्म होता है वो पांचों में से कौन सी कैटेगरी में जाता है, कॉमन नाउन में जाता है। अब जन्म के कुछ पश्चात अगर उसको हम, उस वस्तु को, उस जीव को, उस प्राणी को, उसका कुछ एक अलग नाम रख के उसको उस भीड़ से, उस कॉमननेस से हम अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब अगर वही चीज एक ग्रुप में रखी गई हो तो उन सारे जो ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में हैं उन सबको मिला के हम एक कलेक्टिव नाउन को उसका रूप देते हैं। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, ये मटेरियल्स जो होते हैं जो अपने बेसिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको देख ना सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर घर में, मान लीजिए ये होम है, एक घर है, इसमें एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। तो अभी आपको बताया गया कि दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसका जन्म होता है पांचों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। एक छोटा सा बच्चा, उसका जन्म होता है, तो जब ये बच्चे का बर्थ हुआ, ये छोटा सा बेबी, तो ये जो बेबी वर्ड है, जो ये बच्चा है, ये कौन से नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। अब यही बच्चा दूसरे स्टेज में, पहले स्टेज में तो ये क्या था, कॉमन नाउन था। अब दूसरे स्टेज में जब यही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसका कुछ नाम, पर्टिकुलर नाम रख दिया जाएगा। मान लीजिए इसका नाम रख दिया हमने टोनी। तो टोनी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन क्यों है, प्रॉपर मतलब होता है कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा व्यक्ति जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब है कि उसकी एक अलग पहचान हो। तो टोनी नाम का जो लड़का ही है, इसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। पहले जब इसने बर्थ लिया, जब इसने जन्म लिया तो इसकी कोई पहचान नहीं थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी पहचान बनी, तो अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया।
तो ऐसा नहीं कि केवल अगर कोई शब्द लिखा गया है तो हमेशा एक ही कैटेगरी में रहेगा, वो समय के साथ बदलाव के साथ वो पांचों कैटेगरी में भी इंटरफियर जरूर करेगा। एक दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हम एक छोटा सा प्राणी, मान लीजिए हमें गोट लेकर आते हैं, अपने घर गोट लेकर आते हैं। अब एक बकरी की फोटो बना रहे हैं, अब ये गोट आप लेकर आते हैं घरों में, मान लीजिए एज ए पेट एनिमल, पालतू जानवर के रूप में आप अपने घर में रखते हैं, उसको दाना पानी देते हैं, उसका भोजन देते हैं। अब ये गोट हमारा है क्या, गोट कौन से नाम में आएगा पांचों में से, तो ये जो हमारा गोट है वो क्या हमारा कॉमन नाम है। मान लीजिए ढेर सारे गोट्स हों, अगर उसमें से कोई एक गोट को कुछ आइडेंटिफाई करना हो, तो अगर किसी भी गोट का कुछ भी नाम ना रखा गया हो तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो गोट हमारा है वो एक कॉमननेस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कौन से नाम में आएगा, ये कॉमन नाम में आएगा। अब इसी गोट का कुछ नाम रख दूँ, इसी गोट का मान लीजिए रख दिया मोंटी रख दिया, मोंटी। तो जो ये गोट था इसका नाम ग्रहण हो गया, ये बन गया मोंटी। अब ये जो गोट था कॉमन नाम था, जैसे इसका नाम रखा गया इसकी पहचान अलग बन गई। अब इसकी पहचान क्या है, ये मोंटी है, तो ये क्या हमारा हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। तो जिसकी कोई आइडेंटिटी होती है अपनी अलग से, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, और जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब इसी गोट को जिसने भी लाया था पालतू बनाने के लिए, मान लीजिए उसको इसको खाने की इच्छा हुई, कहता चलो गोट को आज इसका मटन खाया जाए, देखते हैं कैसा है। तो ये गोट को उसने किल किया। अब ये गोट है इसको कई पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटा गया है। अब ये गोट या मोंटी इसको नहीं कहा जाएगा, अब ये क्या हमारा हो गया, मटन हो गया। ये मटन के छोटे छोटे पीसेस हो गए। तो हमारा ये जो पीसेस हैं, अब ये मटन जो ये शब्द है, ये पांचों में से कौन सी कैटेगरी में हमारा आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई ऐसा नाउन जिसको मापा जाए, तौला जाए, उसका मेजरमेंट किया जाए, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मटन को मापा या तौला जाता है, 1 kg मटन, 2 kg मटन, तो हमारा ये हो गया मटेरियल नाउन। तो पहले गोट था कॉमन नाउन, इसका हमने एक नाम दिया मोंटी, अब हो गया प्रॉपर नाउन। इसको काट के हमने इसके छोटे छोटे पीसेस किए मटन, तो अब जो हमारा ये मटन है हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अब क्या किया हमने कि मटन को अच्छे से पका लिया। अब इसके अंदर से जो स्मेल है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसका जो टेस्ट है वो भी इसने लिया, जो इसका मालिक था। अब जो इसका टेस्ट मिला मटन का, वो जो टेस्ट शब्द है तो वो हमारा कौन सा नाम होगा, वो हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि टेस्ट को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसको टच कर सकते हैं, केवल टेस्ट को हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसी कितनी भी चीज़ें हों पूरे यूनिवर्स में जिसको केवल हम महसूस कर पाएँ और ना इसको टच कर पाए, ना ही देख पाए, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। तो फिजिक्स को आप देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, इंग्लिश को आप ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ये एक सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो हमने एक आपके समक्ष छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्प्लेस किया कि हमने एक एनिमल को लिया, उसको बताइए कॉमन नाउन है, उसका एक नाम दिया, उसकी एक अलग पहचान दी, तो प्रॉपर नाउन हो गया। उसको हमने फुल मटेरियल में कन्वर्ट किया तो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। फुल मटेरियल नाउन से उसको कन्वर्ट किया, उसके टेस्ट को पता लगाया गया, टेस्ट के बारे में बात करें तो जो हमारा टेस्ट है वो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई थिंक ये जो नाउन के पांचों पार्ट हैं, आप सभी को एक ओवरऑल हमारे एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश की गई होगी, आप सभी लोग समझ चुके होंगे और आप लोग ये अर्लियर क्लास में रिवाइज भी कर चुके हैं। तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज इट अगेन सिंसियरली, ताकि आपको एक अच्छे समझ में आ जाए। Thank you.